हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। मेरा नाम है आशुतोष कुमार और मैं डिस्कस करूंगा बीपीएससी एई 2020 की वैकेंसी पे जो पेपर नंबर 4 है, जिसमें क्या है, एक टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस। मैं उसको डिस्कस करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं अपने बारे में बता चुका हूँ। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैंने एमटेक किया है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर मैं इन्वायरमेंटल साइंस डिस्कस करूंगा, जिसका आज पहला पार्ट है जो हम देखेंगे वाटर क्वालिटी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का मेरा टॉपिक क्या है, वाटर क्वालिटी। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि वाटर क्वालिटी जो है उसको हमें समझना है। तो सबसे पहले हमें वाटर को समझना पड़ेगा, फिर उसमें ये क्वालिटी कैसी आती है उसको समझना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्वालिटी आने से पहले हमें वाटर को समझना पड़ेगा कि वाटर हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों है। अगर इम्पोर्टेंस है तभी तो हमें क्वालिटी की जरूरत पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, वाटर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तभी तो उसमें क्वालिटी की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वाटर क्या है, एक फिक्स चीज है। वाटर तो वाटर ही है। ठीक है, तो वाटर क्या है, हमारा वाटर ही है। क्लियर फ्रेंड, लेकिन क्वालिटी क्या है, हमारा जैसे पर्पस होती है वाटर के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए क्या सेम क्वालिटी का यूज करते हैं? नहीं करते सेम क्वालिटी का यूज। इसका मतलब क्या है कि क्वालिटी एक फिक्स डिफाइंड चीज नहीं है, वो पर्पस के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ हमें क्वालिटी के एक टर्म समझ में आया कि क्वालिटी जो है हमारा नॉट फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्या है, क्वालिटी जो हमारा कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, किस पे डिपेंड करती है? ये पर्पस के ऊपर डिपेंड करती है, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों चीज क्लियर हुआ कि क्वालिटी जो है हमारा एक फिक्स चीज नहीं है, वो क्या करती है, वेरी करती रहती है, वेरिएबल है वो। तो हम देखते हैं कि जो क्वालिटी वो किस पर डिपेंड करती है, हमारे पर्पस के ऊपर डिपेंड करती है। हमारा पर्पस क्या है, तो हम देखते हैं कि वाटर और वाटर क्वालिटी की बात करते हैं। वाटर क्वालिटी की बात तब करेंगे ना जब हमारे लिए वाटर से इम्पोर्टेंट होगी। उस इम्पोर्टेंस को फुलफिल करने के लिए उसमें क्वालिटी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसमें क्वालिटी लाई जाएगी वाटर पे, तब हम क्वालिटी की बात करेंगे, वाटर क्वालिटी की बात करेंगे। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है कि वाटर क्वालिटी कैसे डिफाइंड हुई। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि वाटर तो है, हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्यों है। तो एक सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर कोई ह्यूमन बीइंग्स है, यहाँ पर कोई प्लांट है और यहाँ पर कोई बर्ड्स फ्लाई कर रही है। ये कोई बर्ड्स है जो फ्लाई कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम इन तीनों चीजों में, हम देखते हैं ये तीन चीजें हैं। हमारे पास क्या है, ह्यूमन है, हमारे पास क्या है, प्लांट है, हमारे पास क्या है, बर्ड्स है। ठीक है फ्रेंड्स, जो बर्ड्स है, प्लांट है और ह्यूमन है, हम तीन चीज देख रहे हैं। और तीनों को अपनी लाइफ सर्वाइव करने के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमें वाटर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ह्यूमन बीइंग को अपने डेली की रूटीन वर्क करने के लिए, अपना सारे प्रोसेस पूरे करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। वैसे ही हमारा क्या है, प्लांट्स है, प्लांट को अपना ग्रोथ करने के लिए, अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। बर्ड्स को भी अपने ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हमें क्या समझ में आया, ये तीनों तो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन तीनों को क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। क्या सेम क्वालिटी की वाटर हम तीनों में दे सकते हैं? क्या सेम क्वालिटी की वाटर, जैसे मेरा ह्यूमन बीइंग से, जैसे मैं ह्यूमन बीइंग हूँ जो याद यूज कर रहा हूँ वाटर का ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वैसे ही हमारी बर्ड्स है, वो भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अगर यूज करेगी, जैसे वाटर है मेरी ये वाली, वे भी ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अगर यूज कर रही है, और मेरा ये वाटर है जो अपनी यूट्रॉपिक, जो अपनी प्रोसेस को पूरा करने के लिए, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करने के लिए वाटर को यूज कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या सेम क्वालिटी के वाटर से हम प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हमारे पास
पर्पस चेंज होता जाएगा, वाटर की क्वालिटी भी उसमें चेंज होती जाएगी। ठीक है, जैसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, स्विमिंग के लिए, जैसे स्विमिंग की बात कर रहे हैं, स्विमिंग पूल पे जो वाटर का यूज करते हैं, क्या हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस यूज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हमें क्या डिफाइन हो गया कि जो वाटर क्वालिटी क्या चीज है, वो सीधा डिपेंड करते हैं कि हमारा पर्पस क्या है और वाटर पे क्या क्या कंटेंट है, क्या क्या क्वालिटी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, हम उसको धीरे से समझेंगे, लेकिन सबसे पहले वाटर का इंपॉर्टेंस जानते हुए चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर एक सिस्टम देखा, ये एक हमारा सिस्टम है, ये एक सन है, देख रहे हैं, कुछ फ्लाइस है, फ्रॉग है, फिश है, यहाँ पर कुछ प्लांट्स हैं, वाटर वेट्स हैं। तो इन सब के लिए हम क्या देख रहे हैं, वाटर की जरूरत पड़ रही है। मतलब हम कुल मिला के एक इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इकोसिस्टम पे क्या है, दो चीजें आती है जो आपस में इंटर रिलेशनशिप करके अपना पूरा प्रोसेस करती हैं, या तो आपस में इंटर रिलेशनशिप करके अपना सर्वाइवल करती हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें आती है, एक तो होती है बायोटिक, दूसरा क्या होती है अबायोटिक। तो बायोटिक का मतलब सीधा क्या है, लाइफ, हम सीधा एग्जांपल समझते हैं लाइफ से। अबायोटिक का मतलब क्या है, लाइफ से नहीं है। ठीक है, तो लाइफ है मतलब क्या आ रही है, इसमें ह्यूमन बींग्स आ रहे हैं, एनिमल्स आ रहे हैं, फिश आ रही हैं, ये सब आ रहे हैं। अब बायोटिक फैक्टर का सीधा एग्जांपल हो सकता है हमारा वाटर। ठीक है, वाटर हो गई, सनलाइट हो गई, ये सारा अबायोटिक फैक्टर है। क्लियर फ्रेंड्स, मतलब हमारा इकोसिस्टम यहाँ पर पूरी तरह डिफाइन हो गया कि इकोसिस्टम क्या होते हैं, बायोटिक का बायोटिक होते हैं, दोनों आपस में मिलकर कंप्लीट एक कंप्लीट बनाते हैं। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं, एक कंप्लीट सिस्टम बनाते हैं, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर एक लिविंग थिंग्स को, इसमें क्या की जरूरत पड़ती है, वाटर की जरूरत पड़ती है अपने सारे प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम इसको कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट देखते हैं। जैसे हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। हमारा पहला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। इसमें हम देखते हैं वाटर इज एन एसेंशियल कमोडिटी टू लाइफ। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बताया ही कि वाटर एक एसेंशियल एलिमेंट है, कमोडिटी है लाइफ के लिए। क्लियर है ये, वाटर कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ में आया कि लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है, बिना वाटर तो हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। दूसरा पॉइंट वही है, विदाउट वाटर देयर कैन बी नो लाइफ। क्लियर फ्रेंड्स, बिना वाटर के लाइफ तो हो ही नहीं सकता। थर्ड पॉइंट भी बोल रहा है, लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट है, एनिमल है एंड पीपल मस्ट हैव वाटर टू लाइव। प्लांट को भी चाहिए, एनिमल्स को भी चाहिए, पीपल्स को भी चाहिए। जीने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, पानी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, वाटर इज यूज इन ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटी ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम। क्लियर फ्रेंड्स, हमारे सारे लाइफ के जो सपोर्ट सिस्टम है उनके लिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, वाटर की जरूरत पड़ रही है। चौथा पॉइंट भी बिल्कुल क्लियर है। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, वाटर इज मेजर अबायोटिक फैक्टर इन द इन्वायरमेंट। क्लियर फ्रेंड्स, वाटर क्या है, एक अबायोटिक फैक्टर है जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर समझ में आया। अब हम देखते हैं कि नेचर पे वाटर कैसे आती है। तो हम एक डिफाइन करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू उसको। हम देखते हैं पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के थ्रू ही नेचर पे वाटर आती है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम अच्छे से जानते हैं, इसमें क्या होती है, वाटर पूरे सर्कुलेशन होती है, डिफरेंट डिफरेंट स्टेप से आके डिफरेंट फॉर्म से आती है वाटर। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ ओशियन से क्या होती है, इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन से जाके हमारे यहाँ पर क्या बन रही है, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड के क्या हो रही है, कंडेंसेशन से क्या हो रही है, प्रेसिपिटेशन हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये सारा वाटर फिर जाके ओशियन पे आ जा रही है। इसी सारे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका राइटअप है, द endless circulation of water between atmosphere, lithosphere, hydrosphere and biosphere is known as hydrological cycle। ठीक है फ्रेंड्स, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है, endless circulation है। इसमें क्या होती है, वाटर एक एटमॉस्फेयर से लिथोस्फीयर पे, फिर हाइड्रोस्फीयर, फिर बायोस्फीयर पे जाती है वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर एक और पॉइंट देते हैं, वी गेट वाटर फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। हमने देखा था कि वाटर के क्लाउड्स बनते हैं
ये वेपर के क्लाउड्स बनते हैं। ये वेपर क्लाउड्स क्या होते हैं, कंडेंसेशन के बाद आफ्टर कंडेंसेशन क्या होती है, वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के दोनों पॉइंट है। अब देखते हैं हमारे अर्थ पे वाटर की स्टोरेज कैसी है। जैसे ये हमारा पूरा अर्थ है, अर्थ में हम देख रहे हैं ओशियन एंड सी जो वाटर है वो कितना परसेंट अवेलेबल है, 97.6%। और जो फ्रेश वाटर है वो कितना परसेंट अवेलेबल है, 2.4% अवेलेबल है। क्लियर है फ्रेंड्स। लेकिन हम क्या जान रहे हैं, ओशियन एंड सी पे जो वाटर अवेलेबल है वो क्या सलाइन वाटर है? क्या हम सलाइन वाटर को अपने लिए यूज कर सकते हैं? जी नहीं, हम इसको तो बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो बची फ्रेश वाटर का ही यूज हम लोग करते हैं, लिविंग थिंग्स लोग। ठीक है, तो हमारे लिए जो उपयोगी वाटर है वो कितना है, बहुत ही कम है, 2.4% ही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाटर स्टोरेज समझ के आया, स्टोरेज ऑफ वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं क्वालिटी डिटरमाइंस इट्स यूजेस। अब हम बात कर रहे थे वाटर क्वालिटी की, हमने बात की वाटर, अभी जो हमने बात की वाटर की बात की, फिर उसके बाद उसके इम्पोर्टेंस की बात की। ठीक है, उसके बाद नेचुरल अवेलेबल वाटर है वो कैसी है उसकी बात की। अब बात करते हैं वाटर पर हम क्वालिटी ऐड करते हैं। हमने समझा कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी जरूरी है, हमने समझा कि वाटर की इम्पोर्टेंस इतनी क्यों जरूरी है, क्योंकि वाटर के जो बिना है लाइफ पॉसिबल नहीं है, लाइफ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या जाना, लाइफ पॉसिबल ही नहीं है वाटर के बिना। तब हम क्या करते हैं, लाइफ के लिए हमारे बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जीने के लिए हमारे जैसे डेली का रूटीन हम देखें तो सुबह से लेकर शाम तक हम डिफरेंट डिफरेंट वर्क करते हैं, जिसमें हमें वाटर को यूज करते हैं। तो क्या हो रही है, जैसे वाटर को हम जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, वाटर को हम जिस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं वो पर्पस क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। और फुलफिल होने के लिए हमें क्या चाहिए, उसमें सही क्वालिटी होनी चाहिए। तब बात आती है यहीं पर क्वालिटी। ठीक है, बात आती है यहीं पर क्वालिटी की। और क्वालिटी का सीधा मतलब क्या है, जो फुलफिल को रिक्वायरमेंट करे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दे। ठीक है, जो हमारे रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दे, वही है हमारा क्वालिटी। जो रिक्वायर्ड, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर दे, वही है हमारी क्वालिटी। हम सेटिस्फाई हो जाएं, या तो हमारी मांग जो है पूरी हो जाए हमारी बॉडी की जो भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तब हमें बात समझ में आई वाटर क्वालिटी की। अब देखते हैं वाटर क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए क्या क्या चीजें हैं और उसको कैसे पढ़ेंगे। अपने हम पहला पॉइंट देखते हैं कि वाटर जो है उसकी खुद की क्या है, टेस्ट है, कलर है, स्मेल है। ठीक है फ्रेंड्स, वाटर की खुद की अपनी क्या टेस्ट है, कलर है, स्मेल है। भले ही हम जानते हैं कि वाटर कलरलेस होती है, लेकिन जैसे भी उसकी खुद की अपनी एक कलर है, उसकी खुद की अपनी एक टेस्ट है, उसकी खुद की अपनी एक स्मेल है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर। अब नॉट ऑल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्पस। अभी ही हमने देखा कि हमारे पर्पस जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं। जैसे हमारा पर्पस 1 है, 2 है, 3 है। और पर्पस क्या है हमारा, पहला ड्रिंकिंग है, स्विमिंग है, वॉशिंग क्लॉथ है। जैसे ही हमारे पर्पस चेंज हुए, हमें जो वाटर है उसको भी हमें थोड़ा वेरी कराना पड़ेगा। वाटर को वेरी कराना नहीं पड़ेगा, उसकी क्वालिटी को वेरी कराना पड़ेगा। जैसे कि हमारा जो स्विमिंग पूल वाली वाटर है, जैसी हमारी क्या है जो स्विमिंग पूल वाली वाटर है, क्या हम उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं? भाई यहाँ पर जो बंदा रहेगा, कोई स्विमिंग पूल पे स्विमिंग कर रहा है और यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ है, ऐसा कोई बंदा बैठा हुआ है, हम उसको स्विमिंग पूल से पानी निकाल के दे दें, ले भाई पी ले, तो भाई वो मार देगा, इतना गुस्सा हो जाएगा। मतलब समझ में आया क्या, हमें ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हमें अलग क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी वाटर की, वैसे ही हमें स्विमिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें दूसरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया। नॉट
ऑल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर ऑल पर्पस। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? जैसे बेस्ट एग्जांपल है अभी सी वाटर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। सी वाटर क्या होती है? सलाइन वाटर होती है, भले ये कितनी अवेलेबल है 97% तक अवेलेबल है, लेकिन हम उसको ड्रिंकिंग पर्पस यूज नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए उसी को हम यूज करेंगे जो लगभग 2.4% है हमारा जो फ्रेश वाटर अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, उसी को ही हम यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड नहीं फोर्थ पॉइंट है द suitability of water for different purpose is determined by its quality parameter। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम क्वालिटी पैरामीटर की बात करते हैं। जो हमारी सुइटेबिलिटी है या तो जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी सुइटेबिलिटी है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको हमें फुलफिल कराना है, तो उस फुलफिल कराने के लिए किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से पैरामीटर होती है, उन्हीं पैरामीटर को हम पढ़ेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, वो क्वालिटी पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वालिटी पैरामीटर क्या समझ में आया? ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हमारा टॉपिक है अभी क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हमने क्या देखा कि हमें वाटर है, वाटर को हम यूज करते हैं क्योंकि वाटर बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए, लेकिन हम डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। उस पर्पस को फुलफिल कराने के लिए वाटर में क्या चाहिए? क्वालिटी चाहिए। ठीक है, तो उस क्वालिटी, हमने बात पकड़ा अभी क्वालिटी की, उस क्वालिटी को डिफाइन करने का, डिटरमाइन करने के लिए कुछ क्वालिटी होती, वाटर के खुद की पैरामीटर्स होती है, उस पैरामीटर की बात करने वाले थे। ठीक है फ्रेंड्स, अभी अब हम देखते हैं क्वांटिटी की बात थोड़ी यहाँ पर देख लेते हैं। हम क्या देख लेते हैं, ऑन एवरेज ईच पर्सन इन ए डेवलप्ड कंट्री यूजेस अबाउट 130 to 60 लीटर ऑफ वाटर अ डे इन होम। ठीक है, हमने क्या देखते हैं, LIG और HIG की बात करते हैं। LIG और HIG की बात करते हैं तो हमारा डोमेस्टिक वाटर डिमांड कितनी होती है? हम क्या देखते हैं, 135 लीटर पर कैपिटा पर डे होती है। लेकिन उसी को हम HIG और MIG पे देखते हैं तो वो कितनी होती है? 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी को ऑन एवरेज लेके चला है 260 लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ कि हमें वाटर की डिमांड कैसी होती है। द सेकेंड पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ वाटर इज इक्वली इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी। क्लियर फ्रेंड्स, हमें वाटर की क्वालिटी उतनी ही जरूरी है जितना कि उसकी क्वांटिटी। ये तो बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, इवन इफ प्रेजेंट इन ह्यूज अमाउंट्स वी कैन नॉट यूज साल्ट वाटर इन मेनी लाइफ सपोर्ट एक्टिविटी। हमने बात ही की थी, जो सी वाटर है उसको हम अपने ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज नहीं कर सकते, भले ही हमारे पास बहुत ज्यादा, हमारे 97% अवेलेबल वाटर है ओशियन एंड सी पे, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। ड्रिंकिंग पर्पस के लिए हम किस वाटर को यूज करते हैं? फ्रेश वाटर को यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली पॉइंट बिल्कुल क्लियर हुई। नेक्स्ट देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर। इंपॉर्टेंस देख लिया, आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर देखते हैं। वाटर क्या है? गुड सॉल्वेंट प्रॉपर्टी है वाटर की खुद की। वाटर नेवर अकर इन प्योर फॉर्म, वाटर अपना प्योर फॉर्म में तो कभी अवेलेबल नहीं होती है। दूसरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, ऑल वाटर कंटेन सम डिजॉल्व सब्सटेंस, ये भी बिल्कुल क्लियर है क्योंकि हमारा जो वाटर है उसमें कुछ ना कुछ मिनरल्स डिजॉल्व फॉर्म में रहते हैं। मिनरल्स हो गए या तो आयंस हो गए। जैसे मैंने क्या किया कि एक कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर पे वाटर है, ये मेरा वाटर है, मैं देखता हूं इसमें वाटर तो है लेकिन कुछ अमाउंट पे इसमें आयन भी है। ठीक है, कुछ आयन है, तो यही बात समझ आ रही है कि वाटर में कुछ ना कुछ डिजॉल्व सब्सटेंस प्रेजेंट होती ही है। ठीक है फ्रेंड्स, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म पे तो मिल ही नहीं सकती हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द क्वालिटी ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय दिस सब्सटेंस। आप समझ में आया? हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स तक। हमने क्या किया, हमने क्या किया कि
एक कंटेनर लिया, मैंने उसमें पानी भरा, उस पानी पे कुछ सब्सटेंस है, ये कुछ सब्सटेंस हैं या कुछ एलिमेंट्स हैं, और ये जो एलिमेंट्स हैं यही डिटरमाइन करती है क्वालिटी को। ठीक है फ्रेंड्स, जो सब्सटेंस प्रेजेंट है वाटर पे वही डिटरमाइन करती है वाटर की क्वालिटी को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर धीरे से थोड़ा क्वालिटी समझ पे आई। कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू हमारा क्वालिटी डिफाइन हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं। इट हैज द एबिलिटी टू डिसॉल्व मेनी इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। वाटर पे कितनी एबिलिटी होती है, वाटर में कितनी अवेलेबिलिटी होती है जो डिसॉल्व कर दे। हम देख ही चुके थे वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, तो इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस तो डिसॉल्व हो ही जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया कि वाटर में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंटेंट बहुत सारे डिसॉल्व होते हैं। इतने पॉइंट में कोई दिक्कत मुझे तो लगता नहीं होनी चाहिए। ए टू जेड हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ठीक है, अब बात शुरू होती है वाटर क्वालिटी पैरामीटर की। अब इसको देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया था, इस कंटेनर पे मेरा क्या था, वाटर भरी हुई थे। इस कंटेनर में क्या थी, ये वाटर भरी हुई है। इस वाटर में मैंने क्या पढ़ा, ये प्यूरेस्ट फॉर्म में तो होती नहीं है, कुछ ना कुछ डिजोल्व होते हैं इसमें, डिजोल्व सब्सटेंस, जैसे ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और मैंने क्या देखा, ये जो डिजोल्व सब्सटेंस होती हैं वही क्वालिटी को डिफाइन करती है या क्वालिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि वो पैरामीटर क्या क्या चीजें होती हैं, मतलब ये जो वाटर में प्रेजेंस होते हैं सब्सटेंस, वो क्या क्या चीजें होती हैं। वो क्या होती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को, यह क्या हो सकती है, केमिकल कंपोजिशन है, या तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने में हेल्प करती है। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब जो वाटर पे अवेलेबल होती है वो कैसा हो सकती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी, या तो केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज को, या तो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है, अब यहाँ पर बात आती है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है। जैसे मैंने क्या लिया, एक कंटेनर तो लिया है, यहाँ पर एक और ले लेता हूँ। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करने के लिए मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, इस कंटेनर में मैंने क्या किया, कुछ वाटर लिया। इस कंटेनर में मैंने क्या किया, कुछ वाटर लिया। ठीक है, मैंने इस कंटेनर में यहाँ तक वाटर लिया। अब मैं देखता हूं इस कंटेनर पे कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा पार्टिकल्स है। ठीक है, मैंने देखा इस पे कुछ ऐसा पार्टिकल्स हैं। इस पार्टिकल को मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूँ भाई क्या चीज, मैंने देखा कुछ ऐसा है। तो क्या मैं इसको देख के नहीं बता सकता कि मेरा जो वाटर है उसमें कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, तो मेरे को क्या समझ में आया, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल पैरामीटर होती है, जिसको हम देख के बता सकते हैं, अपनी सेंस के थ्रू, देख के, सुन के, इन सब के थ्रू बता सकते हैं। बाई सेंस जो हम पता करते हैं वो क्या होती है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, जो वाटर पे अवेलेबल होते हैं, आयंस के फॉर्म पे हो गई, या तो मिनरल्स कुछ प्रेजेंट होती है, इन सब की कारण जो होती है उसको क्या बोलेंगे, केमिकल कंपोजिशन बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, केमिकल कंपोजिशन समझ में आया। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल, कुछ बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। जैसे वाटर में एल्गी प्रेजेंट है, तो अपनी पूरी प्रोसेस करती है एल्गी, अपनी पूरी प्रोसेस करती है एल्गी वाटर पे। तो इसमें जो प्रोसेस होगी वो किस कारण होगी, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के कारण होगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसमें कोई एल्गी प्रेजेंट हो। तो ये तीनों बात समझ में आई कि है क्या चीज, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल पैरामीटर। इसमें कोई दिक्कत तीनों में, हम सिर्फ बेसिक देखे हैं। फिजिकल क्या है, हम पता कर लिया कि फिजिकल तो है जो हम सेंस के थ्रू पता कर रहे हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है जो आयंस के फॉर्म पे हैं, कुछ डिसॉल्व है इसमें। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, जो बायोलॉजिकल कुछ एक्शन कर रहे हैं, जैसे हमारा एल्गी हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। हम आगे देखते हैं।
अब हम बात करते हैं फिजिकल पैरामीटर की। अब हम किसकी बात करते हैं फ्रेंड्स? फिजिकल पैरामीटर की बात करते हैं। हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि फिजिकल पैरामीटर को मैं कैसे पता कर सकता हूं? बाय सेंस। ठीक है फ्रेंड्स, फिजिकल पैरामीटर को मैं कैसे पता कर सकता हूं? बाय सेंस के थ्रू। जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर तो मुझे पता चल जाएगी ना कितनी टेम्परेचर है। अगर पता नहीं चलती कहीं पर गर्म जगह पे बैठ के देखें पता चल जाएगी, कैसे सेंस होती है। ठीक है फ्रेंड्स। कलर, अभी होली बहुत खेले हो तो होली में पता चली जाती है देख के। फिर ऑर्डर, ऑर्डर तो पता चली जाती है। फिर टर्बिडिटी, अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है जो फिजिकल पैरामीटर पे आती है, जिसको हम सेंस के थ्रू तो नहीं लेकिन कुछ एक टेस्ट होती है उसके थ्रू पता कर सकते हैं। तो समझ में आया, ये तीनों चीजें फिजिकल पैरामीटर पे आती है। ये 1 2 3 4 5 चीजें जो फिजिकल पैरामीटर पे आती हैं और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अभी तो सिर्फ हमने वाटर को डिस्ट्रीब्यूशन, हमने वाटर को ही समझा था, वाटर को समझा, क्वालिटी को समझा। क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स देखे जो क्या क्या है, फिजिकल पैरामीटर है, केमिकल पैरामीटर है और बायोलॉजिकल पैरामीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले क्या देखा? वाटर देखा। हमें हमें समझना क्या है, सबसे पहले देखते हैं वाटर क्वालिटी को समझना है। वाटर क्वालिटी को समझने के लिए हमने क्या किया? वाटर को देखा, फिर क्वालिटी को देखा। तो हमने देखा कि वाटर की इंपॉर्टेंस है तभी उसमें हमें क्वालिटी लेके आनी है। ठीक है फ्रेंड्स, हमें क्वालिटी उसमें लेके आनी है। तो वाटर की इंपॉर्टेंस क्यों है? हमने देखा कि वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत ही जरूरी है। अब वाटर को समझा कि वाटर हमारे लाइफ के लिए बहुत जरूरी है, हम उसके कुछ इंपॉर्टेंस देखे। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी इंपॉर्टेंस है, हमने उसकी नेचर में अवेलेबल देखा, स्टोरेज देखी कैसी है। ठीक है, अब बात आते हैं फिर क्वालिटी पे। हमने देखा कि वाटर क्या है, एकदम प्योरेस्ट फॉर्म पे नहीं होती है, उसमें कुछ ना कुछ डिजोल्व आयन होते हैं या कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे हम क्या चीजें देखें, कुछ पैरामीटर हैं जो उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, या तो पूरी क्वालिटी को वही तीनों पैरामीटर ही डिफाइन कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं? फिजिकल है, केमिकल है और बायोलॉजिकल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। हमने क्या देखा? अभी फिजिकल को स्टार्ट किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमने क्या किया? अभी फिजिकल पैरामीटर स्टार्ट किए हैं। तो हम देखते हैं फिजिकल पैरामीटर। अब फिजिकल पैरामीटर में हम क्या देख रहे हैं कि फिजिकल जो पैरामीटर होती है हम सेंस के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे टेम्परेचर है, ऑर्डर है, कलर है, टर्बिडिटी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? एसेंशियल फॉर ऑल इन्वायरमेंटल स्टडीज। टेम्परेचर तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना टेम्परेचर के, बहुत कम टेम्परेचर हो तो भी अच्छी नहीं, बात नहीं है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, जैसा हम गर्मी के दिनों में देख रहे हैं, कैसे फील कर रहे हो तो पता चल ही रही है। तो वाटर इतनी टेम्परेचर हो जाए तो क्या हो जाएगी? वाटर बहुत गर्म हो जाए, क्या हम उसको ड्रिंकिंग के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो वाटर की एक फिक्स वैल्यू होती है, या तो एक परमिसिबल होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, परमिसिबल टेम्परेचर होती है जिसको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि कंट्रोल मेनी इकोलॉजिकल प्रोसेस इंक्लूडिंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, कंट्रोल करती है। जैसे मैं सिंपल से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पर ये वाटर अवेलेबल है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा क्या वाटर अवेलेबल है, और वाटर पे क्या एक एल्गी उगी हुई है, एक एल्गी है। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ से क्या आ रही है? एक सनलाइट, यहाँ से आ रही है सनलाइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारा वाटर है, हमारा एल्गी है और लाइट भी आ रही है। ठीक है, और कुछ देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और यहाँ पर कुछ प्लांट्स देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा प्लांट्स है, ये हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये सनलाइट है। तो एक प्रोसेस देखते हैं। जैसे प्लांट को अपनी फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करने के लिए क्या की जरूरत पड़ती है? वाटर की जरूरत पड़ेगी। क्लियर है? क्या की जरूरत पड़ेगी? वाटर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, प्लांट्स बोला मैं तो खुश हो गया, मुझे सनलाइट भी मिल रही है और वाटर मिल रही है, तो क्या प्रोड्यूस करती है? ऑक्सीजन। क्या प्रोड्यूस करती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को क्या करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपनी प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए यूज करती है। ठीक है फ्रेंड्स, उस ऑक्सीजन को कौन यूज करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करता है। किसको? जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमने देखा इसमें टेम्परेचर का कितना रोल है। तो हमने देखा कि टेम्परेचर जितनी ज्यादा होगी, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हमने देखा कि टेम्परेचर जितनी ज्यादा होगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिकम्पोज करने के लिए, जैसे मेरे यहाँ पर कोई ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे ये मेरा कोई ऑर्गेनिक मैटर है, इसको डिकम्पोज करने के लिए उतनी ही कम टाइम लगेगी। क्लियर है? मैंने क्या बात किया कि टेम्परेचर जैसे मैंने इंक्रीज किया, तो मेरी टेम्परेचर जैसे ही बढ़ी, तो मैंने क्या बात किया कि जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इस प्रोसेस को कंप्लीट करा रहे हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कम टाइम लगी डिकम्पोज करने के लिए। तो मेरा क्या समझ में आया कि जैसे ही टेम्परेचर बढ़ी तो क्या करती है, केमिकल जो रिएक्शन की रेट को क्या करती है? इंक्रीज कर देती है। समझ में आया कि क्या करती है वो? केमिकल टेम्परेचर के रिएक्शन को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती है। ये बातें क्लियर हुई? अब हम देखते हैं, हमारा ये वाली पॉइंट तो क्लियर होगी। अब देखते हैं टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर वेरीज फ्रॉम स्पेस एंड टाइम। ये तो कॉमन सी बात है। जैसे हम वाटर की बात करते हैं, जैसे हमारा कोई पॉन्ड है, इस पॉन्ड में देखते हैं कि जो टॉप मोस्ट सरफेस होती है वहां की वाटर गर्म होती है, फिर नीचे की ओर जैसे ही आते जाते हैं वाटर क्या होती है? थोड़ी कूल होती जाती है। मतलब वाटर की क्या होती है? वेरी करती जाती है। वैसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग होती है, क्योंकि हमारा सन ही वैसे है, क्योंकि क्या करती है? राउंड करती रहती है। सन बोलता हूँ, सॉरी, हमारा अर्थ ही ऐसे है जो इसमें क्या करती रहती है? राउंड करती रहती है। तो उसकी वजह से सनलाइट है और अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से पड़ती रहती है, तो उसकी वजह से ही वेरी कर जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी ये वाली पॉइंट क्लियर हुई। अब हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ ग्राउंड वाटर varies not only with reference to space and time but also with reference to depth. क्लियर है? ग्राउंड वाटर क्या है? ग्राउंड पे है तो स्पेस के जगह पे और टाइम के जगह में तो होगी, साथ में क्या होती है? डेप्थ के साथ वेरी करती है। हम लोग इसको यहीं पर देख लिए। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हुआ। तो एक बात आती है कि टेम्परेचर जो परमिसिबल कितनी होती है हमारे ह्यूमन्स बीइंग के लिए, वो कितनी होनी चाहिए? 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए परमिसिबल? 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्लियर हुआ कि हमारे टेम्परेचर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है ह्यूमन्स बीइंग के लिए। जैसे हम वाटर यूज कर रहे हैं ड्रिंकिंग पर्पज के लिए, तो वाटर में टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए? 10 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड होनी चाहिए। ये वाली पॉइंट क्लियर टेम्परेचर की। तो बात करते हैं कलर। हमने क्या देखा था कि वाटर की खुद की अपनी एक कलर होती है, या मैं कह सकता हूँ वाटर के क्या होती है? कलरलेस होती है। या मैं क्या कह सकता हूँ, वाटर मेरा क्या है? कलरलेस है। ठीक है फ्रेंड्स, वाटर मेरा क्या है? कलरलेस है। या तो वाटर पे जो भी कलर आती है वो किसके कारण होती है? उसमें जो प्रेजेंट होते हैं कुछ सोर्सेस होते हैं, उसमें जो प्रेजेंट होते हैं, वो प्रेजेंट जो सोर्स है वो क्या हो सकते हैं? या तो इनऑर्गेनिक मैटर हो सकती है या तो ऑर्गेनिक मैटर हो सकती है। इन दोनों के कारण ही जो वाटर में क्या आती है? कलर आती है। ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला कि वाटर है तो उसमें कलर आ रही है, उस कलर का सोर्स क्या क्या बताया मैंने?
या तो ऑर्गेनिक मैटर हो सकती है या तो इनऑर्गेनिक मैटर हो सकती है। क्लियर फ्रेंड्स? जो कलर प्रोड्यूस कराती है, और जनरली क्या होती है, वाटर क्या होती है, कलरलेस होती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखते हैं दूसरा पॉइंट, रेंज फ्रॉम लाइट टू डार्क ब्राउन। ये तो ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करती है, कितना कितना प्रेजेंस है। अब देखते हैं ब्राउनिश कलर, प्रेजेंस ऑफ आयरन की वजह से होती है। जो वाटर पे होती है ब्राउनिश कलर, वो किसकी वजह से होती है, आयरन की प्रेजेंस होने की होती है। और ग्रीनिश जो कलर होती है इन पॉन्ड वाटर से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस इंक्लूडिंग एल्गी। ये तो सब देखे ही हैं। जो हमारा ग्रीनिश कलर होती है पॉन्ड पे, वो किसकी वजह से होती है, एल्गी की वजह से होती है, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंस होते हैं उसकी वजह से होती है। ठीक है फ्रेंड्स? अब हम कुछ बात और करते हैं कलर की। हमने देखा, हमने क्या समझा कि वाटर एक कलरलेस है। उसमें कलर क्यों आ रही है, वाटर में जो प्रेजेंस होती है ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करती है। ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर पर भी डिपेंड करती है, और कितनी क्वांटिटी पे है, उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग ही हमारे क्या होती है, कलर में चेंजेस आती रहती हैं। ठीक है? यहाँ तक बात बिल्कुल क्लियर हुई। तो हम देखते हैं कि वाटर की कलर जो है, हमने उसको देखा कि वाटर की कलर है, उसकी यूनिट क्या होगी, हम उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स? वाटर में जो कलर होगी उसकी यूनिट क्या होगी, हम उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है? अब यूनिट क्या होती है, TCU का मतलब क्या है, ट्रू कलर यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स? वाटर की मेजरमेंट, वाटर में कलर की मेजरमेंट कैसे होगी, ट्रू कलर यूनिट, जो किस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मेजर किया जाएगा, टिंटोमीटर हेल्प से। क्या टिंटोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, उसकी हेल्प से किया जाएगा ट्रू कलर यूनिट का मेजरमेंट, जो कि क्या होती है, एक परमिसिबल लिमिट होती है, और दूसरा क्या होती है, कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट होती है। ठीक है फ्रेंड्स? ये दोनों डिफाइंड की गई है। परमिसिबल लिमिट क्या है कि हम यहाँ तक यूज कर सकते हैं, कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट का मतलब क्या है कि हम इससे ज्यादा तो बिल्कुल परमिट नहीं करेंगे। ठीक है फ्रेंड? और ट्रू कलर यूनिट क्या है, परमिसिबल लिमिट कितनी होती है ट्रू कलर यूनिट की, 5 TCU, और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट की क्या होती है, 15 TCU। ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ तक समझ में आई कि यूनिट क्या है और मेजरमेंट कैसे किया जाता है, परमिसिबल लिमिट कहाँ तक है, कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट कहाँ तक है, ये क्लियर हुई। हमारा वाटर क्लियर हुआ, सारे पॉइंट वाटर के। ठीक है फ्रेंड्स? अब नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डर। अब हम ऑर्डर की बात करते हैं। ऑर्डर, ऑर्डरलेस होती है हमारा वाटर। प्योर वाटर क्या होती है, ऑर्डरलेस होती है। अब इसमें ऑर्डर तो है, ऑर्डर आ गया उसमें, तो किसके कारण होती है, हमने सोर्स देख लिया था क्या क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है और क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है? ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर की वजह से ही कलर भी आती है और ऑर्डर भी आती है। ठीक है फ्रेंड्स? तो हमने देखा कि when water dissolve other substance the order is determined by them। ठीक है फ्रेंड्स? ऑर्डर कैसे डिफाइन होते हैं, उसमें प्रेजेंस होती है ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर उसकी वजह से होती है। जैसे मोस्टली डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस गिव फॉलिंग स्मेल, ये तो सब जानते हैं। जैसे ही ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करेगी, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेगी, तो स्मेल कैसी आती है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस गिव आते स्मेल। ठीक है फ्रेंड्स? यहाँ तक क्लियर हुई। हमने क्या देखा कि वाटर में ऑर्डर कैसे आ रही है, कैसी गंध आ रही है, गंध बोले सीधी सी बात। तो क्या जानते हैं, वाटर पे तो कोई गंध होती नहीं है, और उसमें गंध भी आ रही है तो क्या होती है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज कराता रहता है। जब ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करते रहते हैं तब होती है। ठीक है फ्रेंड्स? तो हम देखते हैं कि ऑर्डर है तो कितनी ऑर्डर है, मतलब कितनी गंध आ रही है, इसको मेजरमेंट करने के लिए हमने एक यूनिट दिया हुआ है, एक यूनिट डिफाइन की हुई है। इसकी यूनिट क्या चीज है, TON, टॉन मान के चलते हैं, ट्रू ऑर्डर नंबर। ठीक है फ्रेंड्स? तो इसके भी कुछ क्या होगी, परमिसिबल लिमिट होगी और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट भी होगी। ठीक है? तो सबसे पहले
TON को समझ लेते हैं कि है क्या चीज हो। ठीक है, TON को मैं समझाता हूं A प्लस बी डिवाइड बाई ए लिख के। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं A प्लस बी डिवाइड बाई ए क्या चीज है। जैसे मेरे पास कोई कंटेनर है, इस कंटेनर पे इतनी वाटर है, ये 1 नंबर है, यहाँ पर मार्क कर देता हूँ 1 नंबर, इतनी वाटर है। तो मैंने क्या देखा कि मेरे वाटर पे क्या आ रही है, फॉलिंग स्मेल आ रही है। क्लियर फ्रेंड्स, तब मेरे वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, A। फिर मैंने क्या किया, इस फॉलिंग स्मेल को हटाने के लिए वाटर और डाला, तो मेरी वाटर कहां तक पहुंच गई, यहां तक पहुंच गई 2। अब मैंने कितना वाटर ऐड किया और क्या है, B। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअली बेसिकली फॉर्मूला डाइल्यूशन के ऊपर, तो इसी से क्या बना हमारा TON नंबर। तो इसमें डिफाइन किया हुआ है परमिसिबल लिमिट और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट। तो परमिसिबल लिमिट क्या है 1 TON और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट क्या होते हैं 3 TON। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा ऑर्डर पता चल गया। अब देखते हैं कि ऑर्डर है उसको क्या से मेजर किया जाता है। तो इसकी जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, ऑस्मोस्कोप। तो क्या हमारा ऑस्मोस्कोप है। ठीक है, ऑस्मोस्कोप से इसको क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ऑर्डर को मेजर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑर्डर समझ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टर्बिडिटी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी को समझते हैं। मैं 2-3 कंटेनर लेता हूं यहाँ पर। पहला कंटेनर है ये, दूसरा कंटेनर है, तीसरा कंटेनर है और एक चौथा कंटेनर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैंने टर्बिडिटी को समझने के लिए 4 कंटेनर लिया। जनरली हम जानते हैं टर्बिडिटी कैसे दी गई है। तो मेरा वाटर इसमें यहाँ तक प्रेजेंट है, मेरा वाटर इस पे यहाँ तक प्रेजेंट है, मेरा वाटर इसमें यहाँ तक प्रेजेंट है, इसमें भी वाटर है। अब हम देखते हैं कुछ एक्सटर्नल पैरामीटर हैं, कुछ एक्सटर्नल सब्सटेंस हैं जो इसमें प्रेजेंट हैं। वो ऐसे प्रेजेंस है, इसमें थोड़ी कम है, इसमें उससे थोड़ा ज्यादा, इसमें थोड़ा ज्यादा, इसमें देखते हैं इसमें और ज्यादा प्रेजेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ पर क्या दिखाना चाहता हूँ, जैसे हम सब जानते हैं कि टर्बिडिटी सीधा क्या बोलते हैं, मडीनेस इन वाटर को बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, टर्बिडिटी क्या को दिखाती है, मडीनेस इन वाटर को दिखाती है। जैसे मेरा इसमें थोड़ा कम मडी है, मतलब कम पार्टिकल है, इसमें कब एक्सटर्नल पार्टिकल है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है। ठीक है, इसी से मैं अपने क्या डिफाइन कर रहा हूँ, टर्बिडिटी। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब टर्बिडिटी जो हमारा सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, जो क्ले हैं, सिल्ट हैं, ऑर्गेनिक मैटर हैं, इसमें जो प्रेजेंट हैं, उन सब की वजह से क्या आ रही है, हमारी टर्बिडिटी आ रही है। ठीक है फ्रेंड्स, टर्बिडिटी का हम क्या जानते हैं, बडीनेस। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें इस नंबर, इसमें 1 देते हैं, इसको हम 2 देते हैं, इसको हम 3 देते हैं, इसको हम 4 दे दिए। ठीक है, हमने देखा कि कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। जैसे इसमें कंसंट्रेशन थोड़ी, इसमें थोड़ी और ज्यादा, इसमें थोड़ी और ज्यादा, इसमें थोड़ी और ज्यादा है। हम मान के चलते हैं सब में इनऑर्गेनिक पार्टिकल है। इनऑर्गेनिक पार्टिकल मतलब हमारा सिल्ट है, क्ले है, सैंड हो सकती है, ये सब इनऑर्गेनिक पार्टिकल है। तो इन वजह से ही हमें क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकल बढ़ती गई, हमारी क्या हो रही है, टर्बिडिटी बढ़ती गई। हमने क्या है बोला, टर्बिडिटी बढ़ती गई। हमने कैसे पता किया कि इसमें टर्बिडिटी बढ़ रही है, क्योंकि वाटर की जो हमने देखा है खाली वाटर, हमने एक कंटेनर लिया, इसमें हमने सिर्फ वाटर को रखा, ये तो इस वाटर के
रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं कि इसमें कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, तो इसके रेस्पेक्ट में हम बता सकते हैं कि इसमें क्या है, टर्बिडिटी इंक्रीज होती जा रही है। कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, टर्बिडिटी इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि टर्बिडिटी सीधा मडीनेस को बोल रहा है, जो किसकी वजह से हो रही है। टर्बिडिटी भी होती है जिसकी सोर्स हम क्या लेते हैं, जिसकी सोर्स हम क्या ले सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को ले सकते हैं, और क्या को ले सकते हैं, इनऑर्गेनिक मैटर को ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसकी सोर्स क्या होती है, ऑर्गेनिक मैटर हो सकती है, इनऑर्गेनिक मैटर हो सकती है, इन दोनों की वजह से हो सकती है। तो हम देख रहे हैं कि किसकी वजह से हो रही है, इट्स कम ड्यू टू सस्पेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम क्ले, सिल्ट एंड ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि जो टर्बिडिटी क्या को कंट्रोल कर रही है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, क्या को कंट्रोल कर रही है, ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर। और ट्रांसपेरेंसी इज मेजर्ड यूजिंग सची डिस्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रांसपेरेंसी किससे मेजर की जाती है, एक सची डिस्क होती है उसकी वजह से, उसके थ्रू मेजर की जाती है। ट्रांसपेरेंसी का सीधा मतलब क्या है कि इसमें जो हमारा लाइट है वो कहाँ तक पेनेट्रेट कर पा रही है, इसके ऊपर सीधा डिपेंड करती है कि वो कहाँ पर पेनेट्रेट कर पा रही है। क्लियर है। जैसे हमने एक लाइट सोर्स रखा यहाँ पर, तो ये लाइट सोर्स आ रही है, तो ये लाइट है कहाँ तक पेनेट्रेट कर पा रही है, कहाँ तक पेनेट्रेट कर पा रही है, यही हमारी क्या बोलती है, हमारी टर्बिडिटी को डिफाइन करने में हेल्प करती है। अब देखते हैं, टर्बिडिटी तो हमने देख लिया कि मडीनेस को दे रही है, दूसरा क्या है, सनलाइट कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक पेनेट्रेट कर पा रही है, इसको देख रहे हैं। इसको और एक डिफाइन किया है, एक टर्बिडिटी किसको कंट्रोल करती है, ट्रांसपेरेंसी, मतलब वही है कि जो पेनेट्रेट कर रही है सनलाइट, और जो ट्रांसपेरेंसी है उसको किसके थ्रू मेजर कर रहे हैं, सच डिस्क के थ्रू हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी को हम क्या के थ्रू मेजर कर रहे हैं, सच डिस्क के थ्रू मेजर कर रहे हैं। अब बात आती है हम टर्बिडिटी को मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो टर्बिडिटी को मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, या तो हम टर्बिडिटी रॉड का यूज कर सकते हैं, क्या यूज सकते हैं, टर्बिडिटी रॉड होती है। दूसरा क्या हो सकती है, नेफ्लोमीटर भी हो सकती है। दूसरा क्या हो सकती है, नेफ्लोमीटर हो सकती है। तीसरा क्या हो सकती है, बैलिस्मीटर हो सकती है, या तो और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जिसके थ्रू हम टर्बिडिटी मेजर कर सकते हैं। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट किस कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं, ऑब्जॉर्प्शन और स्कैटरिंग प्रॉपर्टी। ऑब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी और स्कैटरिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे जो है मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट वो कौन सा कॉन्सेप्ट के ऊपर डिपेंड करती है, या तो ऑब्जॉर्प्शन के ऊपर डिपेंड करती है, या तो स्कैटरिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मैं टर्बिडिटी रॉड को थोड़ा समझने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने क्या लिया, यहाँ पे कंटेनर लिया, इस कंटेनर पे मैंने क्या लिया, एक वाटर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, कंटेनर पे मैंने क्या लिया, एक वाटर लिया, और मैं क्या कर रहा हूँ, एक रॉड, टर्बिडिटी रॉड, इसके नीचे प्लैटिनम की एक नीडल रख दी। ठीक है, और इसमें कुछ मार्क्स क्या हुआ है, ऐसे कुछ मार्क है। तो मैं इसको जैसे जैसे नीचे की ओर लेके जाता हूँ, इमर्स करता हूँ, तो देखता हूँ कि यहाँ पर कुछ लाइट है। इस लाइट की सोर्स हम इस नीडल को कब तक देख पा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इस रीडिंग के थ्रू ही हम बता पाएंगे कि टर्बिडिटी कितनी है वाटर पे। ठीक है, टर्बिडिटी कितनी है वाटर पे, तो हम देखते हैं कि इसको हम मेजर कर लिए। अब इसकी यूनिट क्या क्या होगी, इसकी यूनिट क्या हो सकती है, या तो STU हो सकती है, या तो FTU हो सकती है, या तो NTU हो सकती है। क्या क्या हो सकती है, FTU हो सकती है, NTU हो सकती है, STU होती है। तो जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है क्या होती है, FTU होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट होती है क्या होती है, FTU होती है। तो यहाँ से समझ में आया कि टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी कैसे डिफाइन किया गया है, और टर्बिडिटी को मेजर करने के पीछे कौन से कॉन्सेप्ट हैं। और ठीक उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमने एक यूनिट दिया, और उस यूनिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, FTU। FTU किसकी यूनिट है,
टर्बिडिटी की यूनिट है। सिविल वालों को बहुत अच्छे समझ में आता होगा, लेकिन जो बाकी ब्रांच हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, उन सबके लिए सीधा याद रखना है जो टर्बिडिटी है किसका, एफटीयू जो है किसका यूनिट है, एफटीयू जो है किसका यूनिट है, टर्बिडिटी का यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमने देखा कि ये तो सब ठीक बात है। हम देखते हैं कि वाटर जो है कितना परमिसिबल कर रहा है, कितना परमिट कर रहा है, और कितने के होने के बाद हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। दो चीजें आती हैं, परमिसिबल लिमिट और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट। क्या क्या चीजें आती हैं, परमिसिबल लिमिट और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट। ठीक है फ्रेंड, तो हम इसको देखते हैं कि कैसा है ये। जो हमारा टर्बिडिटी है 1 NTU परमिसिबल लिमिट दे रहा है, और 1 से कितनी है, 10 NTU कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट दे रही है। ठीक है, तो हम एनटीयू की बात कर रहे हैं, तो एनटीयू क्या है बोलेगा, जैसे मैकेनिकल वाले के क्वेश्चन पेपर पे आ गया कि एनटीयू क्या का यूनिट है, तो सीधे याद रखना है टर्बिडिटी का यूनिट है। ठीक है फ्रेंड्स, टर्बिडिटी समझ में आया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है क्या चीज। हमारा जो प्योर वाटर है, हमारा क्या है, जो प्योर वाटर है वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करती है, पास होने देती है कि नहीं होने देती। जो प्योर वाटर है कंडक्टर नहीं होती है। जो हमारा प्योर वाटर होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टर नहीं होगी। क्लियर है। अब जैसे ही उसके प्योरेस्ट फॉर्म से हटती जाएगी, मतलब और आयंस उसमें डिसॉल्व होने जाएंगे, तो उससे क्या होती है, करंट हमारा पास होने लगती है। ठीक है, हम इस करंट को ही मेजर कर लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे मेजर की है। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू कंडक्ट एन इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, जो वाटर में कुछ सब्सटेंस होंगे जो डिसॉल्व आयन होंगे, जिसकी वजह से जो वाटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी फ्लो होगी वो हमारी किस वजह से हो रही है, डिसॉल्व आयंस की वजह से हो रही है, और जो फ्लो हो रही है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है फ्रेंड्स, पहला पॉइंट क्लियर। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज आयन स्पेसिस मेक वाटर कंडक्टिव। हमने देख लिया कि वाटर कंडक्टिव कौन बनाता है, चार्ज आयन बनाते हैं, स्पेसिस बनाते हैं। ठीक है, अब हम इसकी मेजरमेंट देखते हैं। इसकी मेजरमेंट कैसे होती है, इस मेजर यूजिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मीटर से। इस डायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम देखते हैं यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज मिलीमोल पर सेंटीमीटर। इसकी यूनिट होती है मिलीमोल पर सेंटीमीटर, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 100 to 1 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, प्योर वाटर इज लेस कंडक्टिविटी या तो नो कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी समझ में आया। तो हमने अभी क्या क्या देखा, टर्बिडिटी देखा, कलर देखा, ऑर्डर देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा। हम इन सब के होती क्या चीज है, क्यों होती है, और इनके होने के रीजन के कारण भी जान लिए कैसे हो रही है, और उसको मेजर कैसे कर रहे हैं उसको भी जान लिए, और मेजरमेंट करने के बाद क्या है, इसकी यूनिट क्या क्या चीजें हैं हमने उसको पढ़ लिया कि इसकी यूनिट क्या क्या चीजें हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे समझ आया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम क्या देखते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में। अब हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या देखते हैं, वाटर की पीएच वैल्यू कितनी है, उसमें टोटल डिजॉल्व सॉलिड कितनी है, मेजर आयंस कितने हैं, माइनर ट्रेस एलिमेंट कितने हैं, हार्डनेस क्या है, सैलिनिटी क्या है, अल्कानिटी क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अब केमिकल प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, हमें क्वालिटी को डिफाइन करने के लिए कुछ पैरामीटर की जरूरत पड़ी। जो कौन कौन से पैरामीटर थे, फिजिकल था, केमिकल था और बायोलॉजिकल था।
हमने फिजिकल कंप्लीट कर लिया। अब क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल पैरामीटर पढ़ रहे हैं। जो केमिकल पैरामीटर में हम क्या देख रहे हैं? पीएच है, टीडीएस है, मेजर आयंस हैं, माइनर आयंस हैं, हार्डनेस है, सैलिनिटी है, अल्कानिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, हम इन सबको धीरे धीरे डिफाइन करेंगे और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे है क्या चीज। अब हम देखते हैं पीएच। पीएच ऑफ वाटर हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं। पीएच क्या है? रिफर टू द इफेक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या प्रेजेंट करती है कि हमारे वाटर पे हाइड्रोजन आयन कितना प्रेजेंट है। हम सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और क्या जानते हैं कि एक स्केल होती है जिसमें 0 टू कहाँ तक जाती है? 14 तक जाती है। पीएच मीटर पे कहाँ से जाती है? 0 टू 14। हम एसिड कब बोलेंगे? 0 से 7 के बीच पे हो तो एसिड, और 7 के ऊपर जब हो 14 तक तो क्या हो जाती है? बेस हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पीएच देख लिए। अब पीएच को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होती है? पीएच मीटर होगी। अब जानते हैं पीएच को मेजर करने के लिए हमारे पास क्या होगी? मेजरमेंट के लिए पीएच मीटर होगी। अब पीएच मीटर भी समझ में आ गया। अब बात आती है लिमिट क्या क्या होनी चाहिए। अब बात आती है कि हमारे वाटर पे इसकी लिमिट क्या क्या होनी चाहिए। तो हमने लिमिट के बारे में क्या देखा था? एक परमिसिबल लिमिट देखा था, दूसरा क्या था? कॉजेस और रिजेक्शन लिमिट देखा था। हमने क्या क्या चीज देखा था? परमिसिबल लिमिट देखा और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट देखा। अब हम देखते हैं परमिसिबल लिमिट। परमिसिबल लिमिट कितनी होती है? 6.5 टू 8.5। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। परमिसिबल लिमिट कितनी है? 6.5 टू 8.5। इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट पे कोई रिलैक्सेशन नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं पीएच के लिए। कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट के लिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इसके। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट क्या है? कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और हमारा परमिसिबल लिमिट कितनी है? 6.5 टू 8.5। तो पीएच के बारे में हम लगभग सब जानते ही हैं और पीएच को हमने हल्का सा और समझ लिया कि इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये चीज है, परमिसिबल लिमिट क्या है, कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट क्या है। पीएच अब वाटर क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टोटल डिजॉल्व सॉलिड क्या है। तो हम स्टार्टिंग से ही देखते आ रहे हैं। एक कंटेनर देखे, कंटेनर पे क्या है हमारा? हमने क्या देखा? इसमें वाटर प्रेजेंट है। वाटर में क्या देखा? कुछ सब्सटेंस इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और जो सब्सटेंस डिजॉल्व हो गए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? डिजॉल्व सॉलिड बोलेंगे। और जो सब्सटेंस सस्पेंडेड है उसको हम क्या बोलेंगे? सस्पेंडेड पार्टिकल बोलेंगे। ठीक है, तो डिजॉल्व और सस्पेंडेड समझ में तो आ गया। तो हम देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट इन कोलाइडल या मॉलिक्यूलर स्टेट। ठीक है फ्रेंड्स, और सीधी बात बोल रही है, जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस में वाटर पे है उसको क्या बोलेंगे? डिजॉल्व सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, और ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है इसको देखेंगे। तो इससे पहले हम दूसरा पॉइंट देखते हैं, टोटल ऑफ ऑल आयंस प्रेजेंट इन वाटर एक्सप्रेस इन ppm या मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, जो सब्सटेंस प्रेजेंट होगा वाटर पे हम उसको ppm पार्ट पर मिलियन या तो मिलीग्राम पर लीटर से एक्सप्रेस करेंगे। ये भी बिल्कुल क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंक्रीज ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ मोर मिनरल सब्सटेंस बाय वाटर ऑन इट्स पाथ। हम देखा था वाटर क्या है? गुड सॉल्युबल प्रॉपर्टीज होती है वाटर में खुद की। अब हम क्या सकते हैं? TDS डिटरमाइन द suitability of water for our use and consumption। अब हम बात करते हैं
TDS की तो कर ही रहे हैं। टोटल डिजॉल्व सॉलिड होगी तो हमने देख लिया वो क्या फॉर्म पे रहते हैं, डिजॉल्व आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं। क्लियर है? डिजॉल्व आयन होगा, मिनरल्स होगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे डिजॉल्व आयन मिनरल्स की अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ डिसीज हो सकते हैं, या जो हम वाटर ड्रिंकिंग पर्पज के यूज कर रहे हैं, जैसे हमने क्या देखा कि हमारा एक पाइप है ये, अब हमारा डिजॉल्व जो कंटेंट है, डिजॉल्व जो आयंस हैं या डिजॉल्व सब्सटेंस हैं, अगर वो धीरे धीरे सेटल होने लग जाए हमारा ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के किनारे किनारे, तो क्या हो जाएगा इसमें, इस वाटर की जो फ्लोइंग कैपेसिटी है तो डिस्चार्ज उसको धीरे धीरे क्या करना शुरू करेगा, कम करना शुरू कर जाएगा। डिस्चार्ज क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा, रेड्यूस करना शुरू कर दिया। और इसी प्रॉपर्टीज को ही हम क्या बोलते हैं, इंक्रस्टेशन ऑफ वाटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रस्टेशन ऑफ पाइप बोल सकते हैं, इंक्रस्टेशन। और डिजॉल्व सॉलिड से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ती है पाइप पे, क्योंकि वाटर को आपके पाइप के थ्रू ही भेजा जाता है, घरों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अगर वो सेटल हो जाए तो हमारे क्या करते हैं, इंक्रस्टेशन कर देती है पाइप को। क्लियर फ्रेंड्स, हम टोटल डिजॉल्व सॉलिड देख लिए। अब बात करते हैं इसकी लिमिट पे, परमिसिबल लिमिट और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट। परमिसिबल लिमिट है और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट है। अब हम इसको देखते हैं कि है क्या चीज। एक मिनट, यहाँ तो समझ में आ गया फ्रेंड्स कि हमारा जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है वो कितना इम्पैक्ट कर रही है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन पाइप के ऊपर, हमारे हेल्थ के ऊपर, क्योंकि उसमें कुछ प्रेजेंट हो जाएगी, उसको जैसे डिसीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी कुछ लिमिट होनी चाहिए। परमिसिबल लिमिट और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट कितनी कितनी होती है, 500 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक। 500 मिलीग्राम पर लीटर से कितनी होती है, 2000 मिलीग्राम पर लीटर तक होती है। ये क्लियर हुआ कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड क्या है, इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी है, कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट कितनी है, क्या क्या इम्पैक्ट करती है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला जो पाइप है उस पर, और बहुत सारे डिसीज हो जाते हैं। ये क्लियर हुआ टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वालिटी ऑफ वाटर। क्वालिटी ऑफ वाटर को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अगर उसकी क्वांटिटी 1000 से कम है तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, फ्रेश वाटर बोल सकते हैं। अगर उसकी क्वांटिटी 1000 से 10000 तक है तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रैकिश वाटर बोल सकते हैं। अगर 10,000 से 1 लाख तक जाती है तो हम क्या बोलेंगे, सलाइन वाटर। और 1 लाख से ऊपर चली जाती है तो उसका बोलेंगे हाइपर सलाइन या तो ब्राइन वाटर। क्लियर फ्रेंड्स, जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड है वही यहाँ पर क्वालिटी को डिफाइन कर दे रही है। अगर उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, जैसे हमारा 1000 से कम है तब तो ठीक है, फ्रेश वाटर बोल रहे हैं। जैसे 1000 से 10,000 के बीच जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। क्या वाटर बोलेंगे, ब्रैकिश वाटर बोलेंगे। और जैसे ही 10,000 से 1 लाख के बीच में जा रही है हम उसको क्या बोलेंगे, सलाइन वाटर बोलेंगे। और जैसे ही 1 लाख से ऊपर जा रही है हम उसे क्या बोलेंगे, हाइपर सलाइन या तो ब्राइन वाटर बोलेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, टोटल डिजॉल्व सॉलिड। अब नेक्स्ट देखते हैं अब है क्या क्या चीजें। क्लासिफिकेशन ऑन डिजॉल्व कंस्टिट्यूएंट, उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। अब डिजॉल्व सॉलिड तो है, हमारा क्या, हमने क्या देखा कि वाटर में क्या कुछ डिजॉल्व सॉलिड है। जैसे ये मेरा डिजॉल्व सॉलिड है तो मैंने क्या बोला था, डिजॉल्व सॉलिड के साथ साथ क्या हो सकती हो, आयंस भी हो सकती हैं। तो आयन है उसके ऊपर क्या हो सकती है, चार्जेस हो सकती है। तो हमने क्या देखा कि बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन मिलीग्राम पर लीटर में शो कर रहे हैं। अगर उसमें चार्जेस हैं वो क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। और तीसरा क्या है, लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी,
ये तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, तो नॉन टॉक्सिक एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। बेसिक ऑफ कंसंट्रेशन, चार्जेस, लेवल ऑफ टॉक्सिसिटी। हम नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। अगर हम कंसंट्रेशन के बिहाफ पे बात करें, अगर हम कंसंट्रेशन के बिहाफ पे बात करें तो मेजर आयन क्या क्या चीजें हैं जिसकी कंसंट्रेशन 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो। कितने से? 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो। तो हमारा 10 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा कौन कौन से आयन प्रेजेंस हो सकते हैं? मोस्टली बाइकार्बोनेट, मोस्टली क्या हो सकती है? बाइकार्बोनेट हो सकती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, सोडियम, सल्फेट, सिलिकॉन। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्या है मेजर आयंस हैं, जो कितनी होनी चाहिए? 10 मिलीग्राम पर लीटर से अबव होनी चाहिए। और दूसरा माइनर आयंस की बात करते हैं तो 0.1 से 10 मिलीग्राम पर लीटर तक जाती है, जो मोस्टली क्या होती है? कार्बोनेट होती है, फ्लोराइड होती है, नाइट्रेट होती है, पोटेशियम होती है, आयरन होती है, स्ट्रोंटियम होती है, बोरॉन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा माइनर आयन कौन कौन सा है? हम देखते हैं ट्रेस एलिमेंट, जिसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है, 0.1 मिलीग्राम पर लीटर से भी कम हो। तो मोस्टली क्या है? एल्यूमिनियम है, आर्सेनिक है, बेरियम है, ब्रोमाइड, कैडमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, लीड, जिंक, निकेल, फॉस्फेट, सिल्वर, टिन एंड वैनेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने क्या देखा था यहाँ पर? कंसंट्रेशन के बिहाफ पे कुछ मेजर आयन है, कुछ माइनर आयन है, कुछ ट्रेस एलिमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं बेस्ड ऑन आयन चार्ज के ऊपर डिपेंड। हमने देखा था तो उसमें चार्ज होते हैं मेजर आयंस पे, पॉजिटिवली चार्ज कैटायन, नेगेटिवली चार्ज आनायन होती हैं। मेजर कैटायन कैल्शियम, मैग्नीशियम पे भी ऐसे, सोडियम पे भी, पोटेशियम से भी, सारे कहां पर होते हैं? लिथोस्फीयर पे होते हैं। ठीक है, मेजर कैटायंस क्या है? कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक है फ्रेंड्स, मेजर कैटायन समझ में आया। अब हम देखते हैं मेजर एनायंस। अब हम क्या की बात करते हैं? मेजर अनायंस की बात करते हैं, जो क्या क्या है? बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, क्लोराइड कंटेंट है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, फॉस्फेट है। हम इन सबको एक बार और डिटेल्स देखेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ये समझ लेते हैं कि मेजर एनायंस हैं, जो क्या क्या चीजें हैं? बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट है, क्लोराइड है, सल्फेट है, नाइट्रेट है और फॉस्फेट है। अब हम देखते हैं ट्रेस एलिमेंट। ट्रेस एलिमेंट क्या क्या चीजें हैं? प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन यूज ऑफ वाटर। ठीक है, ये तो ठीक बात है। सम आर एसेंशियल एलिमेंट फॉर हेल्थ एंड ग्रोथ। ठीक है, इसके कुछ एलिमेंट हैं हेल्पफुल होते हैं हेल्थ के लिए, ग्रोथ करने के लिए। सम आर इंजीरियस टू हेल्थ एंड टॉक्सिक्स आल्सो। ठीक है, ये भी पॉइंट सही है। The deficiency excess intake to some of these elements may causes serious health problem of life। जैसे हम क्लोराइड की ही बात कर लें, क्लोराइड की बहुत ही कंसंट्रेशन होनी चाहिए, 1 मिलीग्राम पर लीटर से कम है तो ठीक है, अगर उससे ज्यादा जाती है तो सीधा हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है, हेल्थ के ऊपर इफेक्ट करना शुरू कर जाता है। तो किसी भी चीज की अति भी नहीं होनी चाहिए और अति कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, एक परमिसिबल लिमिट पे हो जो हमारे हेल्थ के लिए भी ठीक हो। ठीक है, हमने ट्रेस एलिमेंट की देखा। अब बात करते हैं हार्डनेस। हार्डनेस भी अभी बचपन से सुनते आ रहे हैं। हार्डनेस क्या चीज है? हार्डनेस क्या चीज है? जो साबुन में हम झाग, साबुन को हम जैसे ही पानी के कांटेक्ट में लाते हैं और रगड़ते हैं तो क्या होता है? उसमें झाग, झाग से हम डिफाइन करते हैं। अगर ज्यादा झाग आ रही है तो सॉफ्ट वाटर है, अगर कम झाग आ रही है तो क्या है? हार्ड वाटर है। ठीक है, जो मेजरली किसकी वजह से होते हैं? जो मेजरली किसकी वजह से होते हैं? मल्टीवेलेंट कैटायंस की वजह से होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्या होती है? मेजरली मल्टीवेलेंट कैटायंस। हमने आयन की बात की थी तो हमने देखा था कैल्शियम और मैग्नीशियम, दो मेजर चीजें हैं जिसकी वजह से क्या आती है? हार्डनेस आती है। ठीक है, तो अब इससे देख लेते हैं सॉफ्टनेस। इसकी जो है क्या है? हमारा टेम्पररी हार्डनेस है, जो किसकी वजह से होती है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट ऑफ आयन की वजह से होती है।
किसकी वजह से होती है? कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से होती है। और हमारे क्या है? हार्ड वाटर, जो क्या हमारा परमानेंट है। तो जो परमानेंट है किसकी वजह से हो रही है? सल्फेट, क्लोराइड, इन सब की वजह से हो रही है। सॉफ्ट वाटर देखा, हार्ड वाटर देखा। सॉफ्ट वाटर को रिमूव कैसे कर सकते हैं? सिंपल, गर्म करके। और हार्ड वाटर को रिमूव करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? इसके लिए है आयन एक्सचेंज मेथड, जो कम्प्लीटली जीरो रिमूवल देता है। जीरो रिमूवल होता हूँ, पूरा कम्प्लीटली 100% रिमूवल देता है। ठीक है फ्रेंड्स, हार्डनेस की बात तो हो गई। अब इसमें कुछ लिमिट देख लेते हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 0 से 55 मिलीग्राम पर लीटर की बात करते हैं, कि किसके लिए डिफाइन होती है? सॉफ्ट वाटर के लिए। और 56 से 100 तक कितनी होती है? सॉफ्ट, बस स्लाइटली हार्ड। किसके लिए डिफाइन होती है? स्लाइटली हार्ड। और 101 से लेकर 200 तक किसके लिए डिफाइन होती है? मॉडरेट। किसके लिए डिफाइन होती है? मॉडरेट। और उसके बाद 201 से 500 तक किसके लिए डिफाइन होती है? वेरी हार्ड के लिए। ठीक है फ्रेंड, किसके लिए डिफाइन होती है? वेरी हार्ड के लिए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 to 55 सॉफ्ट, 56 to 100 स्लाइटली हार्ड, 101 से 200 मॉडरेट, 201 से 500 वेरी हार्ड। जो सर में क्या है? मिलीग्राम पर लीटर पे है। ठीक है, हम ड्रिंकिंग पर्पज के लिए कितना यूज करते हैं? 74 to 155। ड्रिंकिंग पर्पज, ड्रिंकिंग पर्पज के लिए कितनी है? 75 to 115 मिलीग्राम पर लीटर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। ड्रिंकिंग पर्पज के लिए हमारा हार्डनेस कितनी होनी चाहिए? 75 to 115 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सैलिनिटी ऑफ वाटर। हमने क्या देख रखा था? सैलिनिटी ऑफ वाटर से जो ओशियंस वाटर पे आती हैं, जो किसकी वजह से होती हैं? सोडियम एंड क्लोराइड। देखा था सी वाटर कंटेन 35,000 ppm मिलीग्राम पर लीटर ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट, जो किसकी वजह से आ रही है? सोडियम की वजह से आ रही है और क्लोराइड की वजह से आ रही है। सैलिनिटी ऑफ वाटर। अब देखते हैं एल्कानिटी। एल्कानिटी के जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आयंस हैं, उसको जो डिसॉल्व करने की जो कैपेसिटी होती है, वो किसमें होती है? एल्कानिटी। तो डिसॉल्व करने की जो एबिलिटी होती है, वो किस वजह से होती है? वाटर में अगर एल्कानिटी प्रेजेंट है, उनकी वजह से होती है। जो एल्कानिटी मेजरली किसके वजह से होती है? कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन, इसकी वजह से होती है मेजरली। कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोक्सिल आयन, मेजरली एल्कानिटी इन तीनों की वजह से होती है। और जो ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करता है? पीएच के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बोनेट विल बी नोटिसेबल फॉर वाटर हैविंग ए पीएच मोर देन 8.2। क्लियर, पीएच के ऊपर डिपेंड होती है, मतलब कार्बोनेट कब प्रेजेंट होती है वाटर पे? जब पीएच की वैल्यू कितनी हो? 8.2 से ज्यादा हो। ठीक है फ्रेंड्स, एल्कानिटी डिफाइन हो गया। यहाँ पर हम इसको समझ लिया एल्कानिटी क्यों, किसकी वजह से होती है। एल्कानिटी किस वजह से होती है? कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से होती है। तो सीधा डिपेंड करती है पीएच के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देख लेते हैं जो इसकी सीधी मेजरमेंट की मेथड क्या है, वो तो टाइट्रेशन के थ्रू निकाला जाता है। अब टाइट्रेशन के थ्रू निकाला जाता है, तो हम इसकी कुछ देख लेते हैं, परमिसिबल लिमिट देख लेते हैं और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट देख लेते हैं। हमारा परमिसिबल लिमिट एल्कालिटी कितनी है? 200 मिलीग्राम पर लीटर है। और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट कितनी है? 600 मिलीग्राम पर लीटर है। जो कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 200 मिलीग्राम पर लीटर और 600 मिलीग्राम परमिसिबल लिमिट और कॉजेस फॉर रिजेक्शन लिमिट। और टाइट्रेशन की जाती है, और इसमें देखते हैं टाइट्रेंट क्या चीज है। हम टाइट्रेंट देख रहे हैं, तो टाइट्रेंट क्या चीज है? 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। और इंडिकेटर के रूप में हम क्या यूज करते हैं? मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन। ठीक है फ्रेंड्स,
ये हमें याद रखना चाहिए। टाइट्राइल के फॉर्म में हम इसको यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी नॉर्मेलिटी कितनी होती है 0.02 नॉर्मेलिटी सल्फ्यूरिक एसिड, और इंडिकेटर में क्या है फिनोक्सिलिन और मेथिल ऑरेंज। तो एल्कालिटी समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अब हम देखते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। हम इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें आती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पे या तो बायोलॉजिकल पैरामीटर्स पे। डीओ आती है, डिसॉल्व ऑक्सीजन आती है, फिर बीओडी आती है, फिर सीओडी आती है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल काउंट आती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या क्या आती है? डीओ आती है, डीओ मतलब डिसॉल्व ऑक्सीजन, बीओडी मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सी मतलब सीओडी आती है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियल काउंट एमपीएन मेथड आती है यहाँ पे। हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज हम देखते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन। हम बात करते हैं सॉरी फ्रेंड्स डिसॉल्व ऑक्सीजन की। तो हम इसमें देखते हैं डिसॉल्व ऑक्सीजन क्या कहते हैं। इट्स रिलेट टू सॉल्युबिलिटी ऑफ एयर इन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मतलब हमारे वाटर पे ऑक्सीजन कितनी घुली हुई है उसको क्या शो करता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब कितना डिसॉल्व है, कितनी घुली हुई है। हमारे वाटर पे ऑक्सीजन कितनी घुली हुई है इसको कौन शो करता है? डिसॉल्व ऑक्सीजन शो करता है। जैसे पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर कर दिया। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। solubility of oxygen in water decrease with high temperature। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं solubility क्या हो जाती है हमारी ऑक्सीजन की? डिक्रीज करती जाती है। ठीक है। इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जैसे एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या तो एक्वाटिक एनिमल्स जो हैं उनको अपनी सारी प्रोसेस फूड इन सब के लिए हमें क्या की जरूरत पड़ेगी? ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सरफेस वाटर बॉडी शुड हैव ए हाई इनफ डीओ। तो सरफेस वाटर है एयर के कांटेक्ट में रहती है। जैसे इसको समझ लेते हैं, सिंपल सा मतलब है कि जैसे कोई पॉन्ड है, ये टॉप पोर्शन है और नीचे क्या है? बॉटम पोर्शन है। ऐसे जो टॉप पोर्शन रहेगी वो क्या कर रही है? या तो हवा चल रही है इधर से, जैसे हमारी एयर कांटेक्ट होकर निकल रही है, एयर आ रही कांटेक्ट होकर निकल रही है। मतलब जो टॉप के पोर्शन हो गए उसमें ऑक्सीजन क्या मिलती है? घुली हुई मिलती है। ठीक है, तो उसी को बोलना चाहता है कि सरफेस वाटर बॉडी शुड हैव इनफ डीओ। अब जैसे जैसे हम डेप्थ की ओर बढ़ते जाते हैं डीओ की कंसंट्रेशन क्या होती जाती है? कम होती जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ पे समझ में आ गया कि डीओ है क्या चीज, टेम्परेचर के ऊपर क्या डिपेंड करती है, सरफेस में कैसे रहती है, टॉप और बॉटम पे। ये बिल्कुल समझ में आ गया। अब हम देखते हैं बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब उसको देखते हैं। इट इज ए मेजर ऑफ द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। मतलब क्या है? जो हमारे पास ऑर्गेनिक मैटर है, हमारे पास जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी। किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। और कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड होगी इसको डिकम्पोज करने के लिए? वही है हमारा क्या? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर फ्रेंड्स? हमारा बीओडी क्या है? जैसे मेरा क्या है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और मेरा जहां यहाँ पर पड़ा है ऑर्गेनिक मैटर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड हुई वो क्या है? बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम बात करते हैं सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो हमने क्या देखा था? उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर देखा था, लेकिन जब इसमें इनऑर्गेनिक मैटर जब आ जाते हैं, ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों को डिकम्पोज करने के लिए
हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हुई, वो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी क्या होती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है फ्रेंड्स, इट इज डिटरमाइंड बाय केमिकल ऑक्सीडेशन। केमिकल ऑक्सीडेशन से हुआ ये वाटर। और डाइक्रोमेट का यूज क्यों किया जाता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को बढ़ाने के लिए। जैसे ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन का जैसे हम डाइक्रोमेट का यूज कर रहे हैं रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कराने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें इतना जानने की उतनी जरूरत नहीं है, हमें सीओडी को डिफाइन करनी है। सिविल वालों के लिए बहुत आसान है, जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले जब आते हैं तब सीओडी क्या है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हमें सीधा क्या रखना है, ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर, इन दोनों को डिकम्पोज कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो हमारा क्या है, सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर फ्रेंड्स जहां तक सीओडी। वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स कैसे डिफाइन हो गया, लिमिट द सुइटेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस, डिफरेंट पर्पसेस, जैसे ड्रिंकिंग, डोमेस्टिक कंजम्पशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, क्लीनिंग एंड रिक्रिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, हमने वाटर क्वालिटी पैरामीटर, वाटर क्वालिटी को यहाँ पर कंप्लीटली डिफाइन किया, समझ लिया कि वाटर क्वालिटी क्या होती है। तो हमने कैसे समझा वाटर क्वालिटी को, वाटर क्वालिटी डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वाटर इंक्लूडिंग physical, chemical and biological characteristics, usually with respect to its suitability for particular purpose। ठीक है फ्रेंड्स, हम किसी वाटर को किसी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो उस वाटर में प्रेजेंस जो उसकी खुद की क्वालिटी है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल क्वालिटी, उस फिजिकल और केमिकल और बायोलॉजिकल जो पैरामीटर हैं वो कंबाइंडली क्या को शो कर रहे हैं, हमारे वाटर की क्वालिटी को शो कर रहे हैं। क्लियर फ्रेंड्स, हमें वाटर क्वालिटी समझ में आया। और वाटर क्वालिटी को क्या क्या चीज इंडिकेट कर रहे हैं या पैरामीटर है जो उसको डिफाइन करने में या डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहे हैं, समझ में आ गया। फिजिकल क्या क्या चीजें हैं, केमिकल क्या क्या चीजें हैं और बायोलॉजिकल क्या क्या चीजें हैं, हम उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में समझ लिए। वाटर क्वालिटी हमने देखा, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म देने के लिए, उसके परमिसिबल लिमिट को देने के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है। जैसे यूएसपीएच, जैसे क्या होती है, यूनाइटेड स्टेट पब्लिक हेल्थ ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड, आईएसआई, इंडियन स्टैंडर्ड स्टेशन, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सारे गाइडलाइन इन्हीं लोगों द्वारा दिया जाता है अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, इसके कुछ आगे पार्ट्स देखेंगे और वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।